नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। ग्लोबल मार्केट्स में गहरा सेल ऑफ और उस सेल ऑफ के बीच भारतीय बाजार भी कमजोर हो रहे हैं। हालांकि ध्यान रखिएगा, हमारी स्थिति इतनी खराब नहीं है। लकीली 600 पॉइंट का हाउएवर नुकसान देखने को मिल रहा है। 24,100 पर निफ्टी आ चुका है आज के इस प्रेशर में। मिड कैप्स में ज़्यादा पेन दिखाई देगा। उससे पहले निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो 2.5% फिसल चुका है। 1318 अंकों की गिरावट और मिड कैप इंडेक्स अब लगभग 1900 पॉइंट के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ। इनफैक्ट स्मॉल कैप्स का भी हाल देख लेते हैं क्योंकि वहां पर भी प्रेशर मैक्सिमाइज होता हुआ 725 अंकों की गिरावट, 4% लगभग नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है। 1:10 का रेशियो इस समय आपको मार्केट में दिखाई देगा। 10 गिरने वाले शेयर हैं, एक महज हल्का सा ऊपर रहेगा। सेक्टोरली ऑटो कंपनियां, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स, इन सब में बिकवाली देखने को मिली है। एक सेविंग रेस है डिफेंसिव्स, और डिफेंसिव्स में खासतौर से एफएमसीजी कंपनियां, HUL, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले जैसे काउंटर्स पॉजिटिव साइड पर हैं। सन फार्मा जैसे ट्रेड्स दूसरे डिफेंसिव में कुछ तेजी दिखा रहे हैं। तो ये इनफैक्ट मार्केट का पूरा हाल है। रिलायंस में कमजोरी, HDFC बैंक में कमजोरी, ICICI, इन्फोसिस, ये सारे दूसरे लूजर्स हैं जो मार्केट को नीचे खींच रहे हैं। तो भारतीय बाजारों में जो कमजोरी आई है वो बेसिकली इंपोर्टेड मंदी है। जिस तरह के क्रैक्स अमेरिका में देखने को मिले उसी तर्ज पर एशियाई मार्केट्स आज खुले हैं और उसी को हम भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ 3 नए जानकार जुड़ रहे हैं इस हफ्ते और उनसे बातचीत होगी कि कैसे अप्रोच करें, कितना कॉशियस रहे, क्या मंदी के सौदे रखें या फिर तेजी की अपॉर्चुनिटी रहेगी। प्रशांत सावंत, कपिल शाह और प्रदीप होचंदानी तीनों मैदान में हैं। आप तीनों का स्वागत है। मार्केट के हाल बेहाल है, वो काफी एविडेंट है। प्रशांत, पहले तो बताइए, 24,100 पर फिलहाल हम स्टडी दिख रहे हैं। क्या चांसेस हैं कि 24,000 के लेवल को भी हम टेस्ट कर सकते हैं? वर्स्ट के सिनेरियो में मार्केट को सपोर्ट किस लेवल पर मिलेगा? अच्छा जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो अगर हम एक आम बेसिक लेमैन की तरह सोचें तो कोई भी अभी 24,000 या उससे भी थोड़ा कोई ज्यादा जानकार होगा तो बजट डे लो जो करीबन 24,040 है उसका स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से लॉन्ग जाने की कोशिश करेगा, या अगर वो स्टक है पोजीशन में तो भी वो उसको स्टॉप लॉस रखेगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बार ये लेवल्स निकल जाएंगे, यानी हम 24,000 के नीचे स्पॉट में एक बार आएंगे। कहां तक आ सकते हैं? मुझे लग रहा है 23,950, 23,940। वहां से अगर हम फिर से बाउंस करके 24,100 के लेवल को कैप्चर कर ले तो मुझे लग रहा है कि एक फर्म बेस इन पोजीशन हो जाएगा। तो अभी आपको अगर निफ्टी में रणनीति रखनी तो वेट एंड वॉच करनी होगी कि हम एक बार 23,950, 940 इस जोन को स्पॉट में विजिट करें। उसके बाद जब हम 24,100 क्रॉस फिर से कर लें, आप कंफर्टेबली लॉन्ग जा सकते हो विद 10-15 पॉइंट्स बिलो द लो, और वहां से फिर से मुझे लग रहा है पुल बैक की तरह आप ट्रेड कीजिए। पुल बैक क्यों? क्वांटिटी आप वो हिसाब से प्लान कीजिए। वहां से आप फिर से एक बार 24,400, 24,450 ये लेवल देख सकते हो, यानी आपको करीबन 1:2, 1:2.5 एक इस तरह का ट्रेड प्लान हो सकता है। Okay. दूसरी बात, अब हम एक ऐसे लेवल पे है जहां पे शॉर्टिंग में कोई रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा बेहतर नहीं है। तो यहाँ पे आप एक लैगार शॉर्टर मत बनिए, यानी एक लेट जो सिस्टम में आते हैं उससे बेहतर होगा कि आप वेट कीजिए कि एक बार निफ्टी 24,000 को ब्रेक करके नीचे आए और फिर से जैसे मैंने कहा 24,100 आने के बाद आप एंटर कर सकते हैं। ओके, तो राय साफ है, इस समय शॉर्ट ना करें। हो सकता है हम 24,40 तक पहुंचे, उस लेवल पर निफ्टी फिसलता हुआ दिखाई भी दे रहा है। 24,000 के नीचे डिप आ सकता है, फिर जब वो पुल बैक आएगा 24,100 फिर से जब मार्केट हासिल करेगा तब रिविजिट करेंगे कि यहाँ पर पुल बैक ट्रेड लेना है या फिर मंदी की अपॉर्चुनिटी फिर बनती दिखाई दे रही है। प्रदीप, वेरी क्विकली, निफ्टी बैंक आपको क्या कह रहा है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। निफ्टी बैंक ने जो लास्ट मंथ इसका जुलाई का बॉटम था 50,400 उसको तोड़ा है। तो हमारे हिसाब से इलेक्शन रिजल्ट के दिन से लेके पूरी जो रैली हमने देखी है उसके लार्जर रिट्रेसमेंट की और आगे बढ़ रहा है। 49,700 जो इस पूरी अफवाह का 50% रिट्रेसमेंट लेवल है वो नेक्स्ट डाउन साइड टारगेट रहा है, और उसके नीचे 48,900 जो कि 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है वो फर्दर डाउन साइड टारगेट रहेंगे। ऑन द हायर साइड जब तक इसमें 51,400 क्रॉस नहीं होता तब तक हम इसमें नेगेटिव व्यू मेंटेन रखेंगे। ओके, फेयर इनफ। कपिल, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? क्योंकि नॉर्मली देखिए ये भारतीय इंटरनल्स की वजह से मार्केट नहीं टूट रहा है, तो जब आप इस समय या फिर इस हफ्ते स्ट्रैटेजी बनाएंगे, क्या मंदी की तरफ नजरें रहेंगी या फिर अपॉर्चुनिटी डिप पर क्या खरीदना है उस पर ज्यादा रखें?
जी, बेसिकली आपने सही बताया कि ये एक इम्पोर्टेंट मंदी है। एक कैरी ट्रेड की वजह से हमारा मार्केट काफ़ी फिसलता हुआ हमें देखने मिल रहा है। लेकिन हम यहाँ पे सेक्टर वाइज़ रुझान रखेंगे। रियल्टी स्टॉक्स है, मेटल स्टॉक्स है, वहाँ पे हमारा एक नेगेटिव व्यू रहेगा। जबकि जो डिफेंसिव क्वालिटी स्टॉक्स है, जैसे कि पेंट स्टॉक हो गए या फिर फार्मा स्टॉक हो गए, एफएमजी स्टॉक हो गए, तो वहाँ पे कहाँ न कहाँ पे हमारा एक बाय का रुझान रहेगा। ओके, तो देखिए इस समय अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढना शुरू करेंगे, ऐसे स्टॉक्स जो शायद पहले काफी भाग चुके थे, इस करेक्शन में उन्हें खरीदने का मौका मार्केट आपको देगा जरूर। चलिए फिर ट्रेड्स खोलना शुरू करते हैं। प्रदीप बताइए इस समय आपका टॉपिक क्या है? ऐसे स्टॉक जिसके आप भी मेंशन कर रहे थे उसी पे बाइंग के लिए हम नजर दौड़ाएंगे, और उसमें पहला जो स्टॉक रहेगा वो HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर पे बाय रहेगा। स्टॉक में 5-6 दिन का हमने नैरो रेंज में कंसोलिडेशन देखा है और इस अनसर्टेनिटी में ये आउट परफॉर्म भी कर सकता है। 2740 के करंट रेट पे इसको ऐड करना चाहेंगे। स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 2666 यानी कि 2666 का, और 2900 के इसमें टारगेट रहेगी। 2900 के लिए एक मौका। HUL डिफेंसेस अब थोड़े से काम में आते हुए दिखाई देंगे। 2666 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। यह है फिलहाल प्रदीप की तरफ से ओपनिंग ट्रेड। कपिल आपका ओपनिंग ट्रेड? जी, बेसिकली मैं यहाँ पे पेंट स्टॉक पे फोकस करना चाहूंगा, और कैंसाई नेरोलैक करके एक स्टॉक है जो 300 रुपए के यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका काफी अच्छा लग रहा है। आज के दिन में कंपेरेटिवली कम गिरा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे एक पॉजिटिव व्यू बनता हुआ देखने मिल रहा है। तो 300 रुपए के लेवल पे बाय करना बनता है। 295 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में उसके जो अपसाइड पोटेंशियल में देखा हूँ जो 330 तक की रह सकती है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कंसाई नेरोलैक में बनती हुई साफ दिखाई दे रही है। 300 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 330 आपके टारगेट के लिए काम करेगा। 295 स्टॉप लॉस रहेगा। ये है कपिल की तरफ से पिक। प्रशांत आपका ओपनिंग ट्रेड? जी मेरा फर्स्ट पिक होगा PI इंडस्ट्रीज। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छी डिप आई है और ये करीबन 4240-50 के बीच ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 4125, 4125। जो टारगेट मेरा होगा वो होगा 4600, 4600। ओके, तो PI इंडस्ट्रीज में एक मौका इस समय देखिए 4240 के आसपास ट्रेड देखने को मिला है। 4600 आपके लिए टारगेट का काम करेगा। 4125 स्टॉप लॉस रहेगा। प्रशांत लगे हाथ दूसरा ट्रेड देंगे? तो हर्षा जी नेक्स्ट ट्रेड मेरा डीवीज लैब पे एक शॉर्ट होगा। यहाँ मुझे टॉप फॉर्मेशन का पैटर्न नजर आ रहा है। करीबन 4800 पे हम ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 4950, 4950, और यहाँ से जो टारगेट होगा वो होगा 4300, 4300, जो कि एक अहम सपोर्ट है जहां से कंसोलिडेशन हुआ था। ओके, तो डीवीज लैब पहला शॉट इस समय आपकी स्क्रीन पर 4300 तक फिसल सकता है। 4950 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। प्रदीप आपका दूसरा ट्रेड? FMCG स्पेस में ही टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट दूसरा पिक रहेगा। स्टॉक इसमें 34 DMA के नजदीक से आज रिबाउंड हो रहा है, सुबह लो बना के 1208 के करंट रेट पे ऐड करेंगे। 1190 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1160 के टारगेट रहेंगे। ओके, 1260 के टारगेट। 1260 के लिए आप कह रहे हैं टाटा कंज्यूमर में एक अपॉर्चुनिटी डिप्स वाले मार्केट में डिफेंसिव काउंटर्स पर नजरें बन रही है। कपिल आपका दूसरा ट्रेड? जी, या जो पर्टिकुलर इवेंट आया हुआ उसके जो रिलेटेड एक स्टॉक है दैट इज मदरसन सुमी। ऑलरेडी स्टॉक काफी फिसला हुआ है। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेके यहाँ पे एक नेगेटिव व्यू बनाना चाहूंगा। 175 पे चल रहा है। रिस्क मैं यहाँ पे बहुत कम लूंगा क्योंकि एग्रेसिव ट्रेड है। सो मेरा स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे कहाँ ना कहाँ पे 177 का मेंटेन करूंगा, और नीचे में इसके टारगेट मुझे 165 के देखने मिल रहे हैं। 65 तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं मदरसन सुमी। तो देखिए तेजी और मंदी दोनों तरफ के ट्रेड्स हमारे जानकारों ने आपके सामने किए हैं पेश। चलिए इस बीच मार्केट आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि जिस लेवल का डर था वो आपकी स्क्रीन पर लगभग कभी भी आ सकता है। बजट डे लो टूट चुका है। हम उसी की बातचीत कर रहे थे अनुज कुछ देर पहले कि वो क्रूशियल रहेगा। अब क्या लग रहा है, कुछ और कैपिचुलेशंस देखने को मिलेगा मार्केट में? 24,000 टूटना लगभग तय है जिस तरह से हम गिर रहे हैं। देखिए 2-3 चीज़ें मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये रेमिनिसेंट है जो 2008 वाली यादें आ गई इससे, क्योंकि जापान जैसा मार्केट, जापान जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है और शायद वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है, वहाँ 11% की डिक्लाइन है हर्षदा। मतलब इसको ना हल्के में नहीं लेना चाहिए हमें कि इस तरीके के मार्केट में बड़े मूव्स आ रहे हैं। अगर वो मार्केट दिखा सकें हम 11%। इंडिया विक्स देखिए, मुझे याद नहीं है कब लास्ट टाइम इंडिया विक्स 40% ऊपर था। ये देखिए 40% ऊपर, 51% ऊपर हो गया अब। मतलब ये आपको कोई स्मॉल कैप स्टॉक दिख रहा होगा बेसिकली, ठीक है ना। और 51
परसेंट मतलब बिल्कुल। और अगर एशियाई मार्केट एक बार दिखा सकें और बस दिखा दीजिए 2-3 इंडेक्स जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं, और उसमें खास तौर से कॉस्पी और जापान जिस तरीके से गिरे हैं वो देखिए आप इस समय है क्या, एक बार जरा हाँ उनमें तो आई थिंक लोअर सर्किट लग गया। आई थिंक निके करीब 11% नीचे, और आप देखिए 12% नीचे हो गया। अब कॉस्पी करीब 8% नीचे। तो ये 2 इंडेक्स देखिए आप। अच्छा, ये क्या है? यूएस फ्यूचर्स में भारी गिरावट है, ठीक है, ये येन कैरी ट्रेड का इम्पैक्ट है। अब मेरे ख्याल से ये इस मार्केट का टेस्ट है, क्योंकि अब तक जितनी भी हमने ग्लोबल डिक्लाइंस देखी थी वो जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से, कभी कभी कुछ हो गया उसकी वजह से होती थी। ये वाली जो डिक्लाइन है ये एक मैक्रो रीज़न की वजह से आ रही है कि यूएस में स्लो डाउन प्लस जापान का रेट हाइक, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर ये इम्पैक्ट है बेसिकली जो मार्केट पे इम्पैक्ट कर रहा है। अब बजट डे लो आपने तोड़ दिया 24,074, क्या आप इसको कंक्लूसिवली ब्रेक करने वाले हैं? क्योंकि अगर ऐसा हो गया हर्षदा तो मुझे लगता है कि फिर वो मार्केट में एक मीनिंगफुल करेक्शन की शुरुआत होगी। मैं एक पर्सपेक्टिव में डालना चाहता हूँ चीज़ों को। हम निफ्टी पर 2.5% नीचे और 2.5% नीचे पे लोगों की चीखें निकल रही हैं। सोचिए 12% नीचे होने का क्या मतलब है? 12% नीचे का मतलब अगर हम 12% नीचे हो जाएं तो निफ्टी 22,000 पर हो, सिंपल। तो उस लेवल का इस समय मार्केट में पेन है। मैं यही कहूँगा कि पैनिक ना करें, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। और अच्छी ये नहीं कि आज लॉक स्टॉक एंड बैरल अपना पूरा पोर्टफोलियो बेच दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है मार्केट में। हमारी मार्केट काफ़ी रेजिलिएंट है, लेकिन इस समय एक अलग फैक्टर चल रहा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अनुज, एक सिंपल सवाल, इस समय भारतीय बाजारों में जो नर्वसनेस है, जो बिकवाली आ रही है, बिकवाल कौन है? क्या ये प्राइमरीली एफआईआईज हैं? देखिए, एफआईआईज तो रोज बेच रहे हैं। दिक्कत एफआईआई की सेलिंग की नहीं है, दिक्कत है इस समय कि रिटेल और एचएनआई क्या कर रहे हैं। क्या होता है, एफआईआईज बेचते हैं, एफआईआईज के पास ज़्यादातर इंडेक्स स्टॉक्स होते हैं तो वो इंडेक्स गिरता है उसकी वजह से। लेकिन एक स्टेज पर आकर रिटेल को लगता है कि नहीं अब मैं और माल नहीं खरीदूंगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जब मैं छुट्टी पे गया था उससे पहले मैंने एक बात बताई थी कि म्यूचुअल फंड्स इस समय 1.25 लाख करोड़ के कैश पे बैठे हैं। कल न्यूज़ आई कि वॉरेन बफे ने 50% एप्पल बेच दिया और अब वो रिकॉर्ड कैश पे बैठे हैं उन्होंने। उनके पास जितनी यूएस ट्रेजरीज हैं वो फेड के पास भी नहीं है, वो इस लेवल की आ गई है। तो एक क्लियर कट इस समय मार्केट में मुझे लग रहा है कि मोर देन सेलिंग थोड़ी सी लैक ऑफ बाइंग है, थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस हिला है। क्योंकि ग्लोबल स्क्रीन जब इस तरीके की होती है, हर्षदा आप और मैं दोनों थे यहाँ पर जब हमने वो 2008 वाला मामला देखा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2008 है, वो मतलब एक अलग था, वो हम शायद दोबारा ज़िंदगी में कभी ना देखें। लेकिन जो निके में आज हुआ है 1987 के बाद, वो 87 सबको याद होगा अच्छे से, 87 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है निके में एक दिन में। कॉस्पी में तो मैंने सुना है कि उन्होंने शॉर्ट सेलिंग बंद कर दी है। इस तरीके की मार्केट में तो ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा पैनिक है, उसका थोड़ा इम्पैक्ट हम पर। टेक्निकली आज देखा जाए तो हमारी मार्केट काफ़ी अच्छी है। करेक्ट, हम क्योंकि इतना नहीं गिरे जितना शायद हमारे ग्लोबल पीयर्स गिरे हैं, 2-2.5%। हाँ, एक चीज़ है, ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो एक तरीके से एक वन वे तेज़ी चल रही थी ना, वहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा ब्रेक लगने की ज़रूरत थी। वैसे भी थोड़े से मार्केट्स में एक्सेसेस, जिस तरीके के वैल्यूएशंस हो गए थे कुछ स्टॉक्स में, उनका थोड़ा करेक्शन होना ज़रूरी था। ओरेकल देखिए आप 6.5% नीचे इस समय, संवर्धन, मदरसन, कुछ मेटल स्टॉक्स जो ग्लोबल सेंसिटिव स्टॉक्स हैं वहाँ पर प्रेशर है। लेकिन एक और चीज़ अच्छी हो रही है इस मार्केट में, आप देखिए एफएमसीजी में अच्छी बाइंग है। लीवर, नेस्ले, डाबर, मैरिको, जो हमारे खुद के जो ऐसे स्टॉक्स हैं, जो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर कोई लेना देना नहीं है ग्लोबल मार्केट से या लेना देना नहीं है एक्सपोर्ट से फॉर एग्जांपल, वहां पर अभी भी बाइंग है। तो ये मार्केट कोई ऐसी नहीं है कि जो बिल्कुल आपको लग रहा है कि उसमें कुछ पैसा बन ही नहीं रहा। मैं आपके वो जो खिलाड़ी हैं उनको सुन रहा था, लॉन्ग की भी ट्रेड दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी मार्केट है जिसमें आप नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही थोड़े से पॉजिटिव चीज़ों पर भी आप ध्यान दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बस ये है, रोज आपको ट्रेडिंग नहीं करनी होती। मैं उसी पे आने वाली थी अनुज। पहले तो इस मार्केट में ट्रेडर्स को शांत बैठना है, क्या वो रवैया अपनाना, और दूसरा बड़ी गिरावट में बड़ा पैसा बनता है, ये हमने हिस्टोरिकली देखा है। बिल्कुल। तो क्या ये गिरावट मौका दे रही है उन लोगों को जो काफी हाई वैल्यू के स्टॉक्स थे, उनमें अच्छा करेक्शन देखने को मिले? तो शायद वो लिस्ट बनाकर तैयार रखें। शायद 24,000, 23,500, 23,000 इफ एट ऑल खुदा ना खास्ता आए तो शायद मौका होंगे खरीदारी के। देखिए, मैं आपके दोनों सवाल एड्रेस करता हूँ। पहले तो ट्रेडर क्या करे, अगर तो आपने फ्राइडे को शॉर्ट कर दिया था तो आपने बहुत समझदारी का काम किया था। वो प्रॉब्लम क्या, आज गैप डाउन के बाद शॉर्ट करना मुझसे ज़्यादा है। आज जहाँ रिकवरी फेल हुई और जहाँ डे लो टूटा वहाँ शायद एक शॉर्ट बनता था। खैर एनीवे, अब क्या करें,
मेरे ख्याल से अब टू लेट टू शॉर्ट, अब आपको सिर्फ स्क्रीन देखनी है हर्षदा। अच्छा, लॉन्ग भी नहीं कर सकते आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि स्क्रीन नहीं कह रही है कि आप लॉन्ग करिए। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का जवाब है, मैं एक डिस्क्लोजर देता हूँ। मैंने खुद आज थोड़ा सा निफ्टी ETF में पैसा डाला है अपना, और ये तो मेरा खैर हमेशा व्यू रहा है कि अगर मार्केट ज़्यादा गिरेगा तो उसमें और पैसा डालने का टाइम आता है, तो वो अपनी जगह है। लेकिन लिस्ट 100% बना के रखिए, लिस्ट ऐसे स्टॉक्स की जिनका ग्लोबल मार्केट्स की करेक्शन से इम्पैक्ट नहीं है और जो अब तक आपके प्राइस से बाहर थे, वो अगर आपकी प्राइस में अब आ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा डालिए। मैं तो कहूँगा 20% आज ही डाल दीजिए। अब एग्जैक्ट बॉटम तो कोई नहीं टाइम कर पाएगा, कोई भी नहीं पकड़ सकता इस मार्केट में, ना कभी किसी ने पकड़ा, ना कभी कोई पकड़ पाएगा। वो ब्रोकन क्लॉक भी 2 बार सही होती है, तो वो कई बार किस्मत से आपको बॉटम और टॉप मिल जाते हैं, वरना कोई नहीं पकड़ पाता। तो इसके लिए 20% आज ही डाल दें, बाकी मार्केट अगर और गिरेगा तो और डालें। ये मार्केट में कोई सिस्टमिक रिस्क नहीं है। ये हमारी मार्केट में एक चीज़ समझिए आप, कोई सिस्टमिक रिस्क नहीं है, ना ही हमारी मार्केट कैरी ट्रेड्स की वजह से चल रही थी। देखिए, जो मार्केट कैरी ट्रेड्स की वजह से चल रही है, जहाँ पर सिर्फ लिक्विडिटी उनको ड्राइव कर रहा है, वहाँ पे समझ में आता है कि इस तरीके की डिक्लाइन है। लेकिन क्योंकि हमें ग्लोबल वर्ल्ड का एक हिस्सा है, तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ तो जापान जैसी मार्केट 12-12.5% नीचे हो और हम 2% ऊपर हो जाए, ये नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर एक 12.5% वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट मार्केट डाउन है, उसमें आप अगर सिर्फ 2.5% डाउन है, वो तो एक आपके लिए अच्छा आउटकम है एक तरीके क्या से। इंडिया विक्स और चिंता बढ़ाएगी अगर यहाँ से और इन्फ्लेट होता है? इंडिया विक्स यूएस में यूएस विक्स 3 दिन में डबल हुआ है। जी हाँ। तो हमारे यहाँ भी हो सकता है, क्या बुराई है इंडिया विक्स। और ये कभी कभी ना होना जरूरी है, थोड़े से इससे एक्सेसेस क्लीन आउट होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, ये दिन होते हैं जहाँ पर वो जो बात होती है ना कि 90% ट्रेडर्स पैसा लूज करते हैं, लेकिन उसमें जो बाकी के 10% बनाते हैं ना, वो बड़ा पैसा बनाते हैं। तो ये मेरा एक हमेशा मानना है कि एक प्रोडक्ट जो है ना, वो उसको जिस दिन यूज़ करना चाहिए वो समझ में आना चाहिए आपको कि किस दिन यूज़ करना है। एनीवे, इंडिया विक्स 100% मतलब दिक्कत बढ़ाएगा यहाँ पर, और मेरे ख्याल से आई थिंक 24-25 का रिसेंट हाई था, अगर उसको हमने क्रॉस करना शुरू किया तो शायद और दिक्कत बढ़ेगी। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा हर्षदा, अगर आपने मिस किया ना पिछली रैली, ये आपको मौका दे रही है एंट्री के लिए, लेकिन बशर्ते आप स्टॉक्स अच्छे चुने, जबरदस्ती सिर्फ फैंसी स्टॉक्स ना चुने। अनुज, एक वेरी क्विक टेक, क्या इस समय ग्लोबल फेसिंग स्टॉक से बचकर रहने की जरूरत है? जैसे कुछ देर पहले मदरसन सुमी पर एक शॉर्ट कॉल हमने लिया, टाटा मोटर्स हम देख रहे हैं 6% का क्रैक दिखा चुका है। वैसे भी कमेंट्री खराब थी डिमांड को लेकर, वो एक स्पेस है जहां से दूर रहे और जहां पे बहुत ज्यादा रैली आ चुकी है। देखिए, आज मदरसन और टाटा मोटर्स और भारत फोर्ज, ये तीनों क्यों डाउन है? 3-4 कारण है। एक तो ग्लोबल दिक्कतें हैं, चाहे उसके अलावा क्लास 8 ट्रक ऑर्डर्स भी काफ़ी ख़राब थे, प्लस ये ग्लोबल मूड माहौल खराब, प्लस इनमें रैली बहुत ज़बरदस्त हुई है। आप तीनों स्टॉक्स उठा के देखिए, अगर तीनों स्टॉक्स का अगर आप 6 महीने का भी चार्ट देख लेंगे ना, संवर्धन का देख लें, चाहे टाटा मोटर्स का देख लें, चाहे भारत फोर्ज का देख लें, आपको आज की डिक्लाइन शायद नज़र भी नहीं आएगी। ये देखिए, ये संवर्धन का चार्ट है 6 महीने का, आपको आज की डिक्लाइन दिखेगी भी नहीं। टाटा मोटर्स में आपको आज की डिक्लाइन दिखेगी भी नहीं। भारत फोर्ज में भी करीब करीब आई थिंक चार्ट ऐसा ही रहा है। ये देखिए, पता भी नहीं चलेगा आपको कि आज ये कुछ स्टॉक्स गिरे भी हैं या नहीं गिरे हैं। तो ये एक इस समय इशू है। ग्लोबल फेसिंग स्टॉक से बचना है। ग्लोबल फेसिंग स्टॉक्स में लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, आईटी में जो सिर्फ इसलिए ना स्टॉक्स बेचे क्योंकि नैस्डैक गिर रहा है। करेक्ट। आईटी में आगे कमेंट्री देखें कि यूएस मार्केट में आज आईटी स्टॉक्स क्यों गिरे हैं? आज आईटी स्टॉक्स इसलिए नहीं गिरे हैं क्योंकि नैस्डैक गिर गया तो इसलिए, नैस्डैक तो कई बार गिरता है। आज आईटी स्टॉक्स गिरे हैं क्योंकि वहां पर रिसेशन का फियर आ गया। तो अगर रिसेशन आ गया तो आप चाहे रेट कट ले आए, चाहे कुछ भी ले आए, रेट कट तो वैल्यूएशन पर इंपैक्ट करेगा ना, लेकिन इवेंचुअली अर्निंग्स तो तभी आएंगी अगर यूएस की कंपनी अच्छी कर रही है। अगर यूएस रिसेशन में चला गया तो फिर थोड़ा ना अर्निंग्स आएंगे। और प्लस ये सेक्टर भाग चुका है। आप निफ्टी आईटी देखिए, 6 महीने में एक वन वे निफ्टी आईटी में रैली आई। नंबर्स जब खराब आते थे तब ये स्टॉक उल्टा चलते थे। तो उस हिसाब से ये एक और कारण है कि आज आईटी 4% नीचे है, क्योंकि इसमें पोजीशनिंग काफ़ी, हर कोई आईटी में छुपा हुआ था। एफएमसीजी वर्सेस आईटी, आज बहुत लोग कहेंगे कि अगर एफएमसीजी डिफेंसिव चल रहा है तो आईटी क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि एफएमसीजी के पास ट्रू डिफेंसिव नेचर है कि वो ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड नहीं है, आईटी ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड है। फार्मा उसकी दूसरी तरफ आप देखेंगे, फार्मा में इतनी गिरावट नहीं आएगी। फार्मा तो इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि शायद चलेगा, क्योंकि कई बार रिसेशन आता है तो उसमें फार्मा चलता है, लेकिन ये देखिए फार्मा ज़्यादा नहीं गिरा है। तो थोड़ा आपको चूज करना पड़ेगा इस समय। ये वो वाली मार्केट नहीं है जिसमें आपने सुबह खरीदा, शाम तक या फिर अगले दिन तक मार्केट ने आपको पैसा बना के दे दिया। ये टफ मार्केट है। आज क्लोजिंग के लिए क्या लेवल देखना चाहेंगे आप? मैं चाहूँगा कि 24,200 के ऊपर निकलकर बंद हो हम। अगर तो 24,000 के नीचे, तो बात करते करते 24,000 देखिए ब्रेक होने की तैयारी हो रही है।
मतलब लेवल्स मीनिंगलेस बन गए हैं अब इस मार्केट में। 24,200 के ऊपर अगर आप निकल गए तो मैं कहूँगा कि हम वी हैव डॉज्ड अ बुलेट, वरना फिर थोड़ी सी दिक्कत है। तो देखते हैं, फिलहाल 24,006 तक नीचे गए, 24,023 आपके स्क्रीन पर आ गया है, लेकिन डाइसी है जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, प्रेशर तो माउंट हो ही रहा है। बीच में ऐसे लगा था सुबह में जब फिसले थे और वहां पर हल्का सा रिकवरी आई तो शायद हम कंफर्टेबल हैं, लेकिन अभी भी क्लियरली नर्वसनेस बढ़ती हुई और वो सेल साइड की पोजीशंस क्लियरली मैग्नीफाई होती हुई दिखाई दे रही हैं। 1400 पॉइंट वैसे निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड करता हुआ, जहां पर पिछले हफ्ते फ्राइडे को निफ्टी बैंक को लेकर कितना कॉन्फिडेंस था, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि देखिए खराब मार्केट में एचडीएफसी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा था। बिल्कुल, आज सुबह में एक यही था कि शायद बैंक निफ्टी बच जाए, लेकिन नहीं, और अब 50,000 पर आ गया बैंक निफ्टी। ये 50,000 की सिग्निफिकेंस है, ये आपका 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब अगर ये भी आपने डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया तो अगला लेवल सीधा आई थिंक 48,000 समथिंग पर है 200-डे मूविंग एवरेज। खैर उसकी बात नहीं करते हैं। एक जोक भेजा है किसी ने मुझे कि द इकोनॉमी इज सो बैड राइट नाउ that even Joe Biden's job is being outsourced to an Indian. एक्चुअली इस मार्केट में फिर ऐसे मीम्स पढ़िए, जोक्स पढ़िए, क्योंकि टेंशन तो मार्केट को देकर बढ़ने ही वाली है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ ना करना भी डिसीजन होता है मार्केट में। आज सुबह जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉल किया होता ना कि नहीं ज़्यादा मैं उसमें फंसूंगा नहीं, मार्केट में बाय के चक्कर में फंसूंगा नहीं, वो भी एक डिसीजन होता है एक्चुअली बेसिकली। देखते हैं, शायद आज आइडियल डे होगा फिर ओलंपिक्स देखने का अनुज दोपहर में, क्योंकि हमारे भी प्लेयर्स अब सामने आएंगे। देखते हैं वहां पर क्या उभर कर आता है। लेकिन 24,008, 24,007, 24,006, 5 ये फिलहाल रिवर्स 24,000 तक तो आ ही गए हैं। तोड़ दिया अनुज 23,996 के लेवल्स पर इस समय, तो क्लियरली वहां पर वो कट्स गहराते हुए। वेरी क्विकली मैं आपको बता दूं किन स्टॉक्स में बिकवाली बढ़ी है पिछले 10 मिनटों में। टाटा स्टील देखिएगा 5% का नुकसान, यहां 4% नीचे था इस कार्यक्रम की शुरुआत में, तो वहां पर एक शार्प कट आया। विप्रो में शार्प कट्स आना शुरू हो गए, 3.5% की गिरावट यहां पर आ गई है। ग्रासिम, श्रीराम फाइनेंस, हिंडाल्को, बीपीसीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर वो वीकनेस परसिस्ट करती हुई, और वीकनेस दरअसल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वैसे अगर आप देखें सबसे ज्यादा मार्कआउट कहां मची है, तो टाटा स्टील आपको टॉप लूजर्स में दिखाई देगा। इसके ऊपर टाटा मोटर्स है, ओएनजीसी है, हिंडाल्को जैसे ट्रेड्स हैं। क्लियरली मेटल्स में वो वीकनेस है और वीकनेस और बढ़ने का खतरा इस समय बनता दिखाई दे रहा है। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर आप गौर करिएगा सिर्फ 4-5 स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव टेरिटरी में हैं, जिसमें से 4 एफएमसीजी कंपनियां, वरना एक लाल पेंट के साथ पूरे मार्केट को इस समय रंग दिया गया है। पूरा का पूरी स्क्रीन आपको नेगेटिव में दिखाई देगी, बारिंग दो 4-5 स्टॉक्स जहां पर कुछ कुछ तेजी की पोजीशंस हैं। मैं इनफैक्ट ये देख रही थी एचयूएल में भी ऊपरी लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो गई है। ध्यान रखिएगा आज का डे हाई 2742, 2718 पर आ चुका है स्टॉक, तो प्रॉफिट बुकिंग हुई है। 0.5% ऊपरी लेवल से सनफार्मा कुछ हल्का हुआ है, नेस्ले इंडिया भी 0.5% ऊपरी लेवल से हल्का हुआ है। आप देख रहे हैं और चार्ट थोड़ा सा घूमने लगे हैं नीचे की तरफ, तो सेल साइड की पोजीशंस क्लियरली बढ़ती हुई दिखाई देने लगी है। एक सेक्टोरल स्थिति आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। एफएमसीजी इंडेक्स अब तक तो थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश में था अपने आप को कि हम पॉजिटिव टेरिटरी में ही रहे, लेकिन इस समय सेक्टोरल वॉच में आप गौर करेंगे तो आई थिंक अक्रॉस सेक्टर्स वो सेल साइड की पोजीशंस बढ़ती हुई, और 23,992 तो 23,990 के लेवल्स को होल्ड करता हुआ इस समय आपको निफ्टी दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट मैं जब भी निफ्टी पर नजर डाल रही हूँ और 4-5 पॉइंट नीचे फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो प्रेशर पेन तो डेफिनेटली बनता हुआ दिखाई दिया है। अनुज, कोई और स्टॉक या ट्रेड आप इस समय हाईलाइट करना चाहेंगे जिस तरह की तस्वीर हुई है, क्योंकि पिछले 10 मिनटों में एक सर्ज आया है बिकवाली का। ये मार्केट में क्या होता है जब इस तरीके के दिन आते हैं, तो एक वेव्स जैसे होती है ना, ओशन की वेव्स, उसकी तरह से काम होता है। एक वेव आती है, उसके बाद मार्केट थोड़ा स्टेबल रहता है, फिर दूसरी वेव आती है, वो आपको हिट करती है। तो इसके लिए इस मार्केट में ना कोई बहुत ज़्यादा मार्केट से लड़के फ़ायदा नहीं है कि नहीं मैं डे ट्रेडिंग में पैसा बनाऊंगा और आज की आज ये पैसा बनाऊंगा। सबसे ज़्यादा पैसा पता कहाँ लूज़ होता है, जहाँ लोग इस जिद में आ जाते हैं कि नहीं मैं तो आज ही पैसा बनाऊंगा। वो आई थिंक उस जिद को छोड़ दीजिए, आज थोड़ा सा साइड में बैठिए, या फिर आपके पास ट्रेडिंग में एक टेक्निक होनी चाहिए कि दोनों तरफ की ट्रेड लेके आप पैसा बना सकते हैं। आप सेल करके भी अगर पैसा बना सकते हैं। आज फॉर एग्जांपल हमारा व्यू ये था कि स्क्रीन देखिए, अगर फर्स्ट आवर लो ब्रेक होने लगे तो सेल करिए, अगर फर्स्ट आवर हाई ब्रेक होने लगे तो बाय करिए। तो अगर फर्स्ट आवर लो ब्रेक हो रहा था तो एक सेल ट्रेड बनता था।
प्रॉब्लम क्या है, हर कोई सेल नहीं कर पाता, और खास तौर से जब 400 पॉइंट निफ्टी नीचे, उसके बाद सेल करने में लगता है कि कैसे करूं। लेकिन उसके बाद भी आपको निफ्टी ने 300 पॉइंट दे दी। आज एक्चुअली जहां खुला उसके बाद वहां से आपको निफ्टी ने 300 पॉइंट दिए। अगर आपको निफ्टी में नॉर्मली किसी दिन 300 पॉइंट मिल जाए तो बहुत ज़्यादा होंगे। Correct. लेकिन क्या होता है कि 400 450 पॉइंट के गैप के बाद आप सोचते हैं कि क्या मैं उस डायरेक्शन की ट्रेड लूँ या नहीं लूँ। अब ये अगेन मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हम कमेंटेटर हैं, हमारे लिए कहना आसान है, ट्रेडर के लिए मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप वो मुश्किल काम कर सकते हैं तो ये बाजार है आपके लिए, नहीं तो इन्वेस्टर बने रहिए, डिप पे ऐड करिए और होप करिए कि अगली बुल मार्केट में या अगले अप ट्रेंड में आपका बेड़ा पार हो जाए। एक ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से, क्योंकि प्रशांत हमारे साथ हैं, उनसे व्यू ले लेते हैं। प्रशांत, देखिए कार्यक्रम की शुरुआत में हम 23,940 23,900 की बात कर रहे थे, अब 23,955 आ चुका है स्क्रीन पर। आप इस समय अपने ट्रेडर्स को या फिर अपने क्लाइंट्स को क्या सलाह दे रहे हैं? इस समय आप क्या ट्रेड ले रहे हैं? तो हर्षा जी, एग्जिट हमने कर लिया था पहली बात। बाकी हमने जितना मैंने रेकमेंड किया था वो सिर्फ ये था, जैसा मैंने शुक्रवार को भी डिस्क्लेमर दिया था कि एचडीएफसी बैंक में धीरे धीरे लॉन्ग्स ऐड कीजिए। जहां तक इंडेक्स की बात है, 100 पॉइंट ऊपर हमारा जब डिस्कशन हुआ था, डिस्कशन करीबन 24,100 के आसपास हुआ था कि हम 23,940-50 तक आ सकते हैं। ये शो के दरमियान ही हो गया। ये मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि पिन पॉइंट स्टॉप लॉसेस जहां रखे जाते हैं उसके खिलाफ एक मूव आती है। अब डाउनसाइड सपोर्ट क्या है, तो वो है 23,800। बट सपोर्ट से ज्यादा मेरे लिए कन्विक्शन तब आएगा, जैसे मैंने शो की शुरुआत में कहा था कि अब अगर स्पॉट 24,100 के ऊपर जाके क्लोज हो जाए, जैसे अनुज जी ने जब कुछ देर पहले कहा 24,200 का लेवल, तो ये अगर फिर से दिखे तो एक हाई कन्विक्शन आएगा। तब तक मुझे लग रहा है कि आप साइड लाइन्स पे बैठे रहे, डोंट ट्राई टू बॉटम फिश। इनफैक्ट ऊपर लेने में एक इंश्योरेंस का कॉस्ट होता है, वो देके अगर आप ले तो आप कन्विक्शन के साथ मार्केट में एंटर कर सकते हो। फिलहाल मुझे लग रहा है कि आपको बैठे, और इसमें कोई पैनिक में बिकवाली भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है ओवरऑल टेक्सचर खराब नहीं हुआ है। ये अगर ग्लोबल मार्केट्स में इंपैक्ट है तो आपके मार्केट में भी इंपैक्ट आना ही होगा। आप आइसोलेटेड नहीं रह सकते। और जैसे कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया, 12% के सामने 3, 3.5, 4% अगर आप गिरो तो ये नॉर्मल एक कास्केडिंग इफेक्ट होता ही है। तो मुझे लग रहा है पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पोर्टफोलियो बेचिए मत, बट बने रहिए, बॉटम फिशिंग मत कीजिए। तो अब लेकिन ऐसा लग रहा है कि तो 23,900 तो दिख ही जाएगा, मिनटों में दिख जाएगा। अच्छा, क्योंकि हमारे साथ हमारे दूसरे जानकार भी हैं और एक एक ट्रेड आप लोगों ने लेना था। प्रदीप बताइए, मंदी का ट्रेड आएगा क्या? क्यों आपने 2 तेजी के ट्रेड्स दिए हैं, हेज करेंगे अपने आप को? डिफेंसिव स्पेस में से गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में बाय करना चाहेंगे। आज 34 DMA का सपोर्ट लेके ये रिबाउंड हुआ है और ये ही लेवल इसका अच्छा सपोर्ट भी बनेगा आगे चल के। तो 1426 के स्टॉप लॉस से इसमें बाय करने की एडवाइस देंगे करंट रेट पे 1458 के, और ऑन द हायर साइड 1560 के टारगेट रहेंगे। 1560 का टारगेट गोदरेज कंज्यूमर। तो तेजी वाले ट्रेड्स यहाँ पर आ गए हैं। अच्छा, बाय द वे 23,900 हमने ब्रीच कर दिया है, 23,900 के नीचे इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। 23,897 मैंने स्क्रीन पर देखा था, वो इनफैक्ट लो पॉइंट ऑफ द डे आपको साफ दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली वो लेवल को हमने टेस्ट किया है और उसके बाद 23,900 पर वापसी हुई है। वेरी क्विक कॉल कपिल, आपका तीसरा ट्रेड। जी, मैं यहाँ पे फिर से एक और शॉर्ट का इनिशिएट करना चाहूंगा। डीएलएफ पे 810 811 पे चल रहा है, तो करंट लेवल पे सेल का व्यू बनता है। 820 का स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे में 750 के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। 750 तक डीएलएफ टूट सकता है, ये शॉर्ट वाला ट्रेड है। प्रशांत, आपका तीसरा ट्रेड? हर्षा जी, मैं ओबरॉय रिलेटिव पे शॉर्ट जाना चाहूंगा और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा डाउनफॉल आ सकता है। यहाँ पे करीबन अगर हम देखें तो अभी हम ऑलमोस्ट 1690 1695 जोन में ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे 1765, 1765 स्पॉट, टारगेट मेरा होगा 1400 1400। तो ये आपके लिए ट्रेड्स आ गए। रियल एस्टेट में सेल साइड की ट्रेड्स, लेकिन एफएमसीजी में बाय साइड की अपॉर्चुनिटी। चलिए, मैं रैप नहीं कर रही हूँ, सारे ट्रेड सोशल मीडिया पर आपको दिख जाएंगे, वहां पर रिटर्न्स भी आपके लिए पोस्ट कर देंगे। रुपया 3 पैसा जो कमजोर खुला था, वहां पर अभी भी आई थिंक वीकनेस परसिस्ट करती हुई दिखाई दे रही है। ग्लोबल मार्केट्स का सेल ऑफ और भारतीय बाजारों की तस्वीर भी बिगड़ती हुई। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का भी एक्शन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आप बने रहिएगा सीएनबीसी आवाज के साथ। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day.